बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वो तमाम स्टूडेंट्स जो सेकंड एनुअल का HSSC के इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनका नेक्स्ट पेपर ट्यूसडे को इंशाल्लाह फ़िज़िक्स का है। तो मैंने जैसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं फ़िज़िक्स की पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत क्लोज़ मेरी फैमिली में रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं कर सका। तो अभी आप लोगों का वैसे तो परसों है पेपर, लेकिन कुछ आप लोगों को रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको, और उनके सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट आपको बहुत सारी और यूट्यूब की वीडियो से भी मिल जाएंगे, उनके साथ साथ आंसर्स भी बता दूँगा। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये मेरा एक पर्सनल गैस है, या जो रेगुलरली पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं उनमें से कैसा है। इट इज़ नॉट लाइक कि 100% यही पेपर आएगा, यही क्वेश्चंस आएंगे। जस्ट आप लोगों को सिर्फ हेल्प हो जाए कि इस किस्म के पेपर्स जो हैं वो क्वेश्चंस जो है पेपर में आपके आ सकते हैं, और ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों ने उनके आंसर्स कैसे करने हैं। तो सबसे पहले तो ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो, वो भी सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल की नहीं, स्टार्ट के चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के ज़्यादा चांसेस नहीं है और उस पर आप टाइम ज़्यादा ज़ाया कीजिएगा भी मत। तो उसकी वीडियो बाद में अपलोड कर दूँगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन सारे फिर वो ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मैं आपको बता दूँगा कि कौन कौन से चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो रेड कलर में होंगे क्वेश्चंस वो मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा बाकी भी हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने ये पहले करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट के चैप्टर से चैप्टर नंबर 1 से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन और रेडियन के डिफरेंस में आपने इनको पहले डिफ़ाइन कर लेना है। तो डिफ़ाइन रेडियन को कैसे करेंगे? दी एंगल सेपरेटेड द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन इसके साथ अगर आप इसका फार्मूला लिख देते हैं, या ये 1 रेडियन कितने डिग्रीज़ के इक्वल है, ये भी लिख देते हैं, तो ये आपको एक बोनस मार्क है, यानी आपके मार्क्स इंशाल्लाह फिर कटेंगे नहीं अगर आप ये पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। इसी तरह स्टेरेडियन में भी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद फार्मूला लिखते हैं आप, तो यू विल गेट इंशाल्लाह फुल मार्क्स विद इट। इम्पॉर्टेंट है ये पहले चैप्टर में से। प्रिसिशन और एक्यूरेसी है इसके बाद, आई थिंक वो बहुत पेपरों में आ चुका है, तो इस दफ़ा शायद वो ना आए। नेक्स्ट उसके बाद है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए तो आप उस इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे करेक्ट प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए इक्वेशन लिखी है। यहाँ इक्वेशन में कोई भी पुट कर सकता हूँ, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई इक्वेशन पुट कर दूँ, या कोई और इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में ही है वो पुट कर दूँ। आपने डायमेंशनल एनालिसिस करना कैसे है, यू प्रॉब्ली नो इट अप एंटिल नाउ। तो ये एक एग्जांपल के लिए है कि आप लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशंस अलग से लिखते हैं, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस अलग से सॉल्व करते हैं, और दोनों को जस्ट प्रूव करते हैं कि इक्वल हैं। तो इसमें भी देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी लिखा है। एनर्जी जो है वो चूँकि वर्क डन के इक्वल होती है, तो जो वर्क डन के होंगे डायमेंशंस वही एनर्जी के भी होंगे। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स F इक्वल्स टू ma होता है। तो वहाँ से मैंने ml² और t-2 निकाला है एनर्जी के डायमेंशंस। फिर उसके बाद जो राइट हैंड साइड है उस पर है mc², m इज़ फॉर मैस और c इज़ फॉर स्पीड या वेलोसिटी। तो वो होता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वो भी देख लें, उसका भी इसी तरह c के अलग से सॉल्व किए हैं और c का फिर स्क्वायर किया है। तो जब उसको पूरा लिखते हैं mc² को, तो इट गेट्स आउट टू बी ml² t-2। तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह दोनों इक्वल होती है। तो आपने प्रैक्टिस, ये सबसे पहले प्रैक्टिस आप कर लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, या सिर्फ सेकंड और थर्ड से कर लें इक्वेशन ऑफ मोशन से। फिर कोई और एक इक्वेशन जो आपकी बुक में 1-2 इक्वेशंस गिवन है, वहाँ से आप डायमेंशनल एनालिसिस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अनसर्टेनिटी के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अनसर्टेनिटी के मैंने यहाँ पर नहीं, बाद में न्यूमेरिकल्स में बता दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद है इनलिस्ट 3 मेन कॉजेज़ ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो एरर क्या होते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके कॉजेज़ क्या हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एरर के कॉजेज़ हो सकते हैं इनअप्रोप्रिएट टेक्निक, वो डाटा की कलेक्शन में इनअप्रोप्रिएट टेक्निक हो सकती है, डाटा हैंडलिंग में इनअप्रोप्रिएट टेक्निक हो सकती है, फॉल्टी अपरेटस यानी ज़ीरो एरर है अगर आपके अपरेटस के अंदर, और नेग्लिजेंस ऑफ द यूज़र यानी पर्सनल एरर है। तो पर्सनल एरर ड्यू टू नेग्लिजेंस है, सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू फॉल्टी अपरेटस, और रैंडम एरर ड्यू टू अननोन कॉजेज़। तो ये 3 मेन कॉजेज़ हो सकते हैं किसी भी मेजरमेंट में। अब देखें, इसी क्वेश्चन के अंदर कवर हो गए आपके
3 किस्म के एरर्स, यानी पर्सनल एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स, तीनों एरर्स भी इसमें साथ ही हमने इसी क्वेश्चन के अंदर कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है जी ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, यानी जो हमारी पल्स है वो कितनी दफ़ा 1 मिनट के अंदर जो है वो यानी पल्स का रेट जो है वो कितना है 1 मिनट के अंदर, दैट कैन बी टेकन एज अ पॉसिबल टाइम यूनिट, लेकिन ये नहीं लेते। या पेंडुलम भी है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होता है तो ऑसिलेशन उसकी 1 मिनट में कितनी ऑसिलेशंस होते हैं, या एक दफ़ा वाइब्रेट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, तो इट कैन बी टेकन एज पॉसिबल टाइम यूनिट। लेकिन इसको क्यों नहीं लेते, तो इसकी बेसिक रीज़न ये है कि ह्यूमन पल्स जो है वो सेम नहीं है तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए। एज फैक्टर भी है, उसके बाद बॉडी टू बॉडी भी वेरी करती है, तो ये चूँकि कांस्टेंट नहीं है, तो जब कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट टाइम कैसे दे सकती है। सिमिलरली जो पेंडुलम का स्विंग है वो एक तो उसका स्विंग का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं रहता, वो टाइम के साथ साथ आपको पता है कि डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता रहता है। और जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब ये डिपेंडेंस आ गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो टाइम के यूनिट के लिए सही नहीं है। तो ये रीजंस हैं, लैक ऑफ प्रिसिशन और स्टैंडर्डाइजेशन, जिसकी वजह से इनको हम नहीं ले सकते पॉसिबल टाइम यूनिट्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब जो चैप्टर 2 के क्वेश्चन अब इससे आगे स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने देख लिया चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, 2 के ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन। जो नहीं भी मैंने लिखे एक्सरसाइज वाले भी ज़रूर कर लेने आपने, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। पास्ट पेपर उठा के देख लें, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दोनों एक जैसे मैग्नीट्यूड के कैसे हो सकते हैं, कंपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं। बहुत आसान है। तो अगर वेक्टर जो है वो 45 डिग्री पर लाई करे तो ऐसा पॉसिबल है। तो क्यों ऐसा होता है, तो आप साथ में बता सकते हैं कि वी एक्स चूँकि पी कॉस थीटा होता है, वी वाई इक्वल्स टू वी साइन थीटा होता है, तो उसमें कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पर कॉस और साइन की वैल्यू जो है वो 0.707 बराबर होती है, लिहाजा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड्स जो है वो सेम या इक्वल होंगे। ठीक है जी। अच्छा, और ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेज में अगर कर दूं, एट व्हाट एंगल वुड द एक्स कंपोनेंट द वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी इक्वल, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एट एंगल 45 डिग्रीज इसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट उसके बाद है जी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज डबल ऑफ इट्स वाई कंपोनेंट। उससे थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है कि एक्स कंपोनेंट इज इन एफ एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई। तो आपने चूँकि एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए टैन थीटा लगाता है, तो टैन थीटा एफ वाई ओवर एफ एक्स होता है, तो थीटा इक्वल टू होगा टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो जहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह पर देख ले मैंने 2 टाइम्स एफ वाई लिख दिया है, जहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है वहाँ 2 टाइम्स एफ वाई लिख दी है, तो एफ वाई ओवर 2 टाइम्स एफ वाई और एफ वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1/2 या टैन इनवर्स ऑफ 0.5। टैन इनवर्स 0.5 का लें तो वो आता है 25.56। लिहाजा अगर वेक्टर इज़ एट एन एंगल ऑफ ये एंगल है, सॉरी एबल नहीं, एंगल ऑफ 25.56 विद द हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट, द फोर्स विल बी डबल ऑफ इट्स वाई कंपोनेंट। अच्छा जी, इसके बाद कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स फॉर विच मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज सेम। अगेन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एज अ टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इनसे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द एंगल व्हेन द 2 प्रोडक्ट्स आर इक्वल डॉट और क्रॉस, तो डॉट प्रोडक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी कॉस थीटा से, और क्रॉस प्रोडक्ट हम ए बी साइन थीटा से। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा कर लें, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो यहाँ से आप थीटा निकालेंगे टैन इनवर्स ऑफ 1 डिग्री विच इज़ 45 अगेन। तो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज बिटवीन 2 वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट इज सेम। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द एंगल प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। ये तो मेरे ख्याल में 3 से 4 बार ये आपका पास्ट पेपर्स में भी पास्ट ईयर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोनों फार्मूलाज पेपर में भी आपको गिवन ही होते हैं सारे फार्मूलाज, तो वहाँ पे रेंज का और हाइट का फार्मूला गिवन होगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। हाइट का यू स्क्वायर, यू है इनिशियल वेलोसिटी, इसको वी आई भी लिखा हुआ बुक्स में, यू भी लिखा हुआ, तो मैंने यू चूज़ किया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g
और आर रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। दोनों को इक्वेट कर लें, दोनों साइडों पे चूँकि यू स्क्वायर आ रहा है तो यू स्क्वायर को हमने कैंसिल कर देना है। यू स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद जी की वैल्यू नीचे, जी का वेरिएबल आ रहा है दोनों में, उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया है। तो बाकी जो इक्वेशन बचती है उसमें साइन 2 थीटा जो राइट हैंड साइड पर है, इसकी जगह पर, इस साइन 2 थीटा की जगह पर मैंने नीचे बताया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं। तो इसकी जगह 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा लिखें और फिर इसको सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो यू गेट साइन थीटा इक्वल आएगा 4 कॉस थीटा के। अब इसमें से भी आप कॉस को इस साइड पे लें तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, और साइन ओवर कॉस जो है वो टेंजेंट के बराबर होता है, तो टेंजेंट थीटा 4 के बराबर है, लिहाजा थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 4। tan इनवर्स 4 कैलकुलेटर पर निकालें, इट कम्स आउट टू बी 75.96 एज दी एंगल। तो इतना एंगल अगर होगा प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्शन का, तो मैक्सिमम हाइट रीच जो है वो रेंज के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि वो एंगल फाइंड आउट करें जिस एंगल पर रेंज जो है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट हो जाए। वहाँ था दोनों इक्वल हो जाए, यहाँ 4 टाइम्स हो जाए, तो आपने 4h इक्वल्स टू आर यहाँ पे पुट कर देना है। तो जो h का फॉर्मूला है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, r वहीं पे ही रहेगा। उसी तरह सॉल्व करें। अब यहाँ पर बनेगा साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। अगर आपको याद हो पिछले पार्ट में जो पिछला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 4 आया था दूसरी साइड पे, तो अब ये दोनों साइड पे 4 आ जाएगा, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, या साइन ओवर कॉस इक्वल्स टू 1, साइन ओवर कॉस tan होता है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, जो हमने पहले भी क्वेश्चन में किया 45 डिग्री होता है। लिहाजा इसका आंसर आएगा 45 डिग्रीज। अच्छा जी, उसके बाद ये है मोमेंटम के टॉपिक से, नेक्स्ट चैप्टर में से, कि इसको वर्ड्स में भी आ सकता है कि a body of mass m collides with another body which is half its mass, या the first body double the mass of the second one collide करती हैं, तो फिर velocities की भी रेशो गिवन हो कि velocity of the second object is equal to half the velocity of the first one, then for elastic collision in one dimension calculate the velocities after collision। तो after collision दोनों की velocities कैलकुलेट करने के लिए ये पेपर में आपको ये दो इक्वेशंस आपको v1 डैश और v2 डैश की इक्वेशंस पेपर में गिवन होंगी। उसमें आपने पुट क्या करना है, जहाँ m2 लिखा होगा ना वहाँ आपने 2 टाइम्स m1 पुट करना है, और जहाँ v2 लिखा होगा वहाँ आपने v1 ओवर 2 पुट करना है। तो देखिए ये पहले स्टेप में ये इक्वेशन आपने पूरी लिख देनी है। इस इक्वेशन में आपने जहाँ जहाँ m2 लिखा हुआ है वहाँ 2m1 लिख दिया है, और जहाँ v2 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ v2 है, v2 की जगह पे आपने क्या लिख दिया, v1 ओवर 2। ठीक है जी। अब इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है। m1 में से 2 m1 माइनस करेंगे तो माइनस m1 बचेगा, नीचे ये दोनों एडअप हो जाएंगे तो ये 3m1 आ जाएगा, v1 प्लस 3, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4m1 ओवर 3m1, और यहाँ v1 ओवर 2 आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर लेना, तो ये v1 की आपको इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद v1 डैश की इक्वेशन मिल जाएगी v1 ओवर 3। फिर v2 डैश की भी इक्वेशन आपको पेपर में गिवन होती है, ना भी गिवन हो तो आप ये दोनों इक्वेशंस आपने याद रखनी है। और उस इक्वेशन के अंदर भी आपने जहाँ पे m2 लिखा है वहाँ 2m1 पुट कर देना है, और जहाँ पे v2 लिखा है वहाँ v1 ओवर 2, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाना until you get an equation which has only v2 डैश एंड v1, और या v1 डैश और v1। तो ये दो इक्वेशंस जो बनी है इनके आंसर होंगे। Next is why tightening of screw with long arm spanner is not recommended. Why should you not tighten a screw with a long arm spanner? वैसे तो हम ये कहते हैं कि टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, तो आपको नट को खोलने के लिए एक लॉन्ग मोमेंट आर्म वाला स्पैनर चाहिए ताकि फोर्स कम से कम लगे। लेकिन अगर स्पैनर का साइज़ इतना बड़ा है और नट का साइज़ बहुत छोटा है, स्क्रू का साइज़ बहुत छोटा है, तो फिर क्या होगा, लॉन्ग स्पैनर जो है वो लॉन्ग आर्म वाला स्पैनर जो है वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। उससे वो जो थ्रेड्स होते हैं जो उसके ऊपर बने हुए हैं उस नट के ऊपर, उस स्क्रू के ऊपर, वो डैमेज हो जाएंगे, या वो क्रैक हो जाएगा, या वो ब्रेक हो जाएगा। ये तीनों में से कोई एक काम उसके साथ हो सकता है। तो एक नॉर्मल साइज़ का आपने स्पैनर यूज़ करना है टू ओपन द स्क्रूज, नॉट अ वेरी लॉन्ग वन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, एक्सप्लेन ब्रीफली वाई बसेज एंड हैवी ट्रक्स हैव लार्ज स्टीयरिंग व्हील्स। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील्स का साइज़ बड़ा होने का ताल्लुक अगेन टॉर्क के साथ रिलेटेड होता है कि लार्ज स्टीयरिंग व्हील्स जो हैं उनकी वजह से अगर स्टीयरिंग व्हील का साइज़ जो है वो लार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं आपके हैंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट आप लगाएंगे
हाथों से अपने ड्राइवर यानी लगाएगा, और टॉर्क जो रिजल्टेंट है वो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी ग्रेटर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी इवन विद द स्मॉलर फोर्स। तो उसको आपको घुमाना जो है वो आसान हो जाता है लार्ज स्टीयरिंग व्हील्स की वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाउ आर क्रेन्स एबल टू लिफ्ट हैवी लोड विदाउट टॉपलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 दफ़ा शायद ये आ चुका है इससे पहले भी। क्रेन्स जो हैं, अच्छा इसके आंसर में याद रखें आपने 2 बातें ज़रूर लिखनी है। एक, उनकी वाइड स्टेबल बेस होती है, ज़रूर बताना है। जब बेस वाइड होती है ना हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है। साथ ही मेंशन आप कर देंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगी। 2 बातें किसी न किसी तरह से आपने दोनों बातें ये इनकॉर्पोरेट करनी है अपने आंसर के अंदर, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि उनके अंदर एक काउंटर वेट लगा होता है। काउंटर वेट हमेशा किस चीज़ को काउंटर करते हैं? जब वो उठाने लगती है लोड क्रेन, किसी लोड को उठाने लगती है, तो उस लोड के वेट की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो अगर एक क्रेन उठाने लगेगी, जैसे ये क्रेन है, ये उठाने लगेगी अगर किसी लोड को, तो लोड का डाउनवर्ड्स वेट होगा, अब वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब इस तरह टॉर्क प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ एक काउंटर वेट लगा होगा, ये दूसरी डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ताकि दोनों टॉर्क्स बैलेंस हो जाएं और ये टॉपल ओवर ना करें। तो ये दोनों रीजंस आप साथ लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाई डज अ डाइवर चेंज इट्स पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। तो जो समरसॉल्ट्स करते हैं डाइवर्स, और फिर जब वाटर के अंदर एंटर होने लगते हैं तो फिर अपनी पोजीशन को कैसे वो एडजस्ट करते हैं। तो बिफोर एंटरिंग द वाटर क्या होता है, डाइवर एक स्ट्रीमलाइन पोजीशन इख्तियार कर लेता है। इससे क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो जाएगी डाइव के दौरान, और वाटर रेजिस्टेंस जो उसके ऊपर लगेगी वो कम हो जाएगी, ठीक है जी। और दूसरा, ड्यूरिंग द डाइव वो क्या करेगा, अगर वो समरसॉल्ट कर रहा है, अगर वो कलाबाजियाँ कर रहा है, तो वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेगा। किस तरह एडजस्ट करेगा, ये नीचे लिख दिया, टकिंग देयर लिम्स क्लोज टू देयर बॉडी। लिम्स को क्लोज टू द बॉडी टक करने से क्या होगा, स्पिनिंग यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसकी तेज़ हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से, और उससे फ्लिप्स और ट्विस्ट जो है वो इफेक्टिवली हो जाएंगे। तो ये 2 बातें हैं, एक वो समरसॉल्ट लेने के लिए लिम्स को क्लोजर करके बॉडी को स्पिनिंग स्पीड को तेज़ करेगा, और पानी में एंटर होते वक्त वो बॉडी को स्ट्रीमलाइन करेगा ताकि इम्पैक्ट जो है वो ऐसा हो कि उसकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अच्छा जी, एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए ज़रूर करना है आपने। ड्राइवर एक्सप्रेशन फॉर ये, इससे पहले मैंने जितने बाकी क्वेश्चंस करवाए हैं तकरीबन ये वो क्वेश्चंस हैं जो साइंटिफिक क्वेश्चन जिनको हम उर्फ़ आम में कहते हैं, यानी वो टॉपिक वाले क्वेश्चंस नहीं है। ये पहला वो मैंने चूज़ किया है जो बुक के अंदर से एक प्रॉपर टॉपिक है, उस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो एस्केप वेलोसिटी को पहले डिफाइन करना है, और फिर बहुत आसान है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करना है काइनेटिक एनर्जी से, वहाँ से स्पीड की आपने इसकी इक्वेशन बना लेनी है। बल्कि इसमें एक स्टेप आप आगे और भी कर सकते हैं कि ये जो GME ओवर r² है, इसको आप mg के इक्वल इक्वेट करके, तो यहाँ से आप GME ओवर r की इक्वेशन भी बना सकते हैं। यहाँ तक भी काफ़ी ऐसे एक स्टेप और आगे भी बुक में आपकी हुआ है, वहाँ से भी वो स्टेप भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, वाई द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज़ मेड हैवी एट द रिम। रिम पर सारा का सारा मैस होता है फ्लाई व्हील के का, उसको क्यों ऐसा किया जाता है, को हैवियर रिम के ऊपर इसलिए किया जाता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पहले से भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। क्यों कि उसने एनर्जी स्टोर करनी है। मकसद क्या है इसका फ्लाई व्हील का, एनर्जी को स्टोर करना है। अब चूँकि ये फार्मूला हमने लिख दिया तो यहाँ से आप पेपर चेकर को समझ आ जाएगी कि आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक जो है वो क्लियर है कि वो mr² के बराबर होता है। तो m पर भी डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो मैस को अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर देंगे रिम के ऊपर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज हो जाएगा, अगली क्वेश्चन मैंने लिख दी काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 I ओमेगा² के इक्वल होती है। तो वो जो एनर्जी की स्टोर करनी है वो चूँकि आई के ऊपर डिपेंड कर रही है, और आई जो है वो मैस पे डिपेंड कर रहा है। लिहाजा मैस को हैवी करने का मतलब ये है कि आई इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी स्टोर जो होनी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दोनों बातें लिख दी हैं इक्वेशंस की सूरत में। अच्छा जी, अ बकेट इज़ टेकन टू बॉटम ऑफ अ वेल। ये लास्ट टाइम शायद 23 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। डज द बकेट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी चीज़ को हम ये समझते हैं कि हाइट पर लेकर जाएं, अगर किसी भी चीज़ को इसका कलर चेंज कर लो, अगर हाइट पर लेकर जाएंगे किसी भी चीज़ को तो
तभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी एक बकेट है, एक बॉल है, एक मैस है, किसी चीज़ को भी हाइट पर लाएंगे तभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके लिए आपको कोई रेफरेंस पॉइंट जो है वो ज़रूर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ग्राउंड लेवल है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, वहाँ से आपने नीचे एक कुआं खोदा है, आप उस ग्राउंड लेवल को रेफरेंस मान लेते हैं। ये ग्राउंड लेवल आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया है। अब इस रेफरेंस पॉइंट से आप नीचे की तरफ लेकर गए हैं किसी चीज़ को, तो उसने नेगेटिव हाइट अटेन की है। तो नेगेटिव सही हाइट तो अटेन हुई है, डाउनवर्ड्स अटेन तो हुई है। तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, तो यहाँ पे आप mg माइनस एच पुट कर देंगे। लिहाजा माइनस mgh के बराबर एनर्जी ज़रूर होगी उस बकेट के पास। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट, अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर लेकर जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को तब भी एनर्जी अटेन होगी, तब भी वो उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी, वो पॉजिटिव होगी, और नीचे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव होगी। अच्छा जी, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इट्स लेंथ इज़ 1 मीटर। अगेन ये 1 मीटर की जगह 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तरीका देख लें इसको सॉल्व कैसे करना है कि टाइम पीरियड जो है वो उसका फार्मूला आप पहले पुट करें। ठीक है जी, और टाइम पीरियड का फिर बाद में रेसिप्रोकल ले लें तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो टाइम पीरियड होता है 2π/L/g। यहाँ पर L जो आपको गिवन हो, यानी यहाँ 1 मीटर है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपने यहाँ 1 मीटर पुट करना है। तो 1/9.8 या 1/10 पुट कर दें यहाँ पर, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी चूँकि रेसिप्रोकल होता है तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह आपको ये याद रह जाएगा कि टाइम पीरियड है और वो टाइम पीरियड से आपने फ्रीक्वेंसी पर लेकर गए हैं। नेक्स्ट है जी SHM, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी। और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SHM में मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग सिस्टम के अंदर डिस्प्लेसमेंट वो कौन सी है जिस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होते हैं। तो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशंस हैं हाफ के एक्स स्क्वायर एंड हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चूँकि आपने दोनों को इक्वेट करना है तो दोनों की इक्वेशंस को आपस में बराबर करेंगे, यानी आप करेंगे 1/2 टाइम्स के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टाइम्स के टाइम्स एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप करेंगे तो 1/2 के दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी दूसरी साइड पे भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ये वाला 2 दूसरी साइड पे भेज के इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट ओवर √2। यानी जो इनिशियल जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट जो है उसको अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दें तो इतनी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इतनी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन है डेरिवेशन का क्वेश्चन है कि प्रूव दैट x इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर और वी नॉट होल स्क्वायर है। गिवन जो है v इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर है। तो जो गिवन है उसी से आगे लेकर हम चलेंगे। v इक्वल्स टू वी नॉट √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर एक्स नॉट स्क्वायर हो तो दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर करना है। स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और वी नॉट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो वी नॉट है इसको दूसरी साइड पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो वी स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हमने करना है रीअरेंज ताकि एक तरफ आ जाए एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर और दूसरी साइड पे आ जाए वी स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर। अब आपने दोबारा से दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो एक्स ओवर एक्स नॉट जो है उसके ऊपर से रूट खत्म हो जाएगा तो एक्स नॉट दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोक्स लॉ, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। अगेन ये सेकंड वो क्वेश्चन है जो टॉपिक्स में से मैंने चूज़ किया क्योंकि स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट है। आगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि इस चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए ये क्वेश्चन सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, इसको स्टेट करना है लॉ को। इट स्टेट द ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स ऑन द फॉलोइंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज इन रेजिस्टिव मीडियम इज 6πr ईटा वी, और वो ड्रैग फोर्स का फार्मूला लिख देंगे, दैट शुड बी इनफ। अच्छा जी, एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन कोल्ड एयर। बहुत आसान सा सवाल है लेकिन इसमें आपने अगर ये रिलेशनशिप दे दी कि वी टी ओवर वी नॉट इक्वल्स टू टी ओवर टी नॉट स्क्वायर रूट, तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड डायरेक्टली अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो
अगर इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। तो वार्म एयर में इसलिए साउंड तेज़ी से ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड एयर। वाई इज़ देयर वेटलेसनेस इन आर्टिफिशियल, इट्स इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मतलब डिफरेंट वर्डिंग से आ सकते हैं। वेटलेसनेस क्या होती है, वेटलेसनेस कैसे होती है, क्यों होती है, तो मतलब है कि ये क्वेश्चन मैंने एक चूज़ किया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है जो सैटेलाइट के अंदर और सैटेलाइट खुद भी, दे आर फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो फ्री फॉल करना है एक ही रेट पर, इसका मतलब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। इसका मतलब ये है जब ऐसा होता है कि वो एक ही रेट से फॉल कर रहे होते हैं तो हमें जो यहाँ पर वेट फील होता है ज़मीन पर व्हेन वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो इस वजह से कि हमारा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, वो वेट का सेंसेशन दे रहा होता है। जब एक ही रेट से नीचे फॉल कर रहे हैं तो वो नॉर्मल फोर्स, उसका सेंसेशन ख़त्म हो गया, लिहाजा वहाँ पर रिलेटिव फोर्स कोई नहीं, और इसलिए इस कंडीशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, सॉरी आई थिंक पिछली बारी दोबारा रिपीट हो रही है। अच्छा, आई थिंक आई विल कीप दिस वीडियो अप टू हेयर। ये 25 मिनट्स की होगी है तो इसको इधर तक ही रखता हूँ। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होती है तो फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत लॉन्ग थी। मैंने थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश भी की है क्योंकि आंसर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे थे, तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने ज़रूर याद रखने हैं, इनको रिवाइज़ ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी और लॉन्ग में स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरी बुक के, और कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी साथ साथ जो बाकी अगले चैप्टर्स में से आएंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। और उसके बाद एक वीडियो इंशाल्लाह सिर्फ न्यूमेरिकल्स की, तो ये कल के दिन के लिए आपकी इंशाल्लाह कुछ हेल्पफुल वीडियोज़ हो जाएंगी। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।